नमस्कार। संहिता बोध अध्ययन की ये जो श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला में आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूँ। जैसे आपको बताया गया है कि आज हम विद्रधि वृद्धि चिकित्सा हमारा टॉपिक है, लेकिन शायद हम आज दोनों अध्याय पूर्ण नहीं कर सकेंगे। सो विद्रधि चिकित्सा हम शुरू करेंगे। लास्ट टाइम हमने विद्रधि और वृद्धि इसका निदान देखा है, अब हम चिकित्सा की ओर चलेंगे। जैसे हमने अभी तक जितने अध्याय पढ़े हैं, हमने देखा है कि वो जो अध्याय रहता है, उसका क्रम उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, इसलिए उसका क्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चिकित्सा की दृष्टि से, संप्राप्ति समझने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होता है। हम तो वाग्भट के अनुसार चल रहे हैं, तो पहले हम वाग्भट में देखेंगे। वाग्भट चिकित्सा अध्याय 13 में इसका वर्णन आया है, और जैसे हम देख चुके हैं कि उससे पहले प्रमेह का वर्णन है और उसके बाद गुल्म का वर्णन है। जब हमने निदान देखा, तो हमने देखा था कि प्रमेह के बाद विद्रधि का वर्णन क्यों आया है, क्योंकि प्रमेह के जो उपद्रव है, प्रमेह पीड़का, उनमें विद्रधि एक प्रमेह पीड़का है। और विद्रधि में बताने लायक, मतलब जो हमें बताना है, वो अन्य पीड़िकाओं की तुलना में ज्यादा होने के कारण इस पीड़िका का अलग सा अध्याय वर्णन किया है। बाकी जो पीड़िका है, उनका वर्णन जो है वो उसी अध्याय में कर दिया है। मतलब दो बातें हमें यहाँ सामने आती है। नंबर एक, ये प्रमेह के आगे उत्पन्न होने वाला, प्रमेह के उपद्रव के तौर पर उत्पन्न होने वाला व्याधि है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वो चिकित्सा में भी हमें इसका संबंध हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी बात है, उसके बाद गुल्म का वर्णन किया है, और उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उच्छेद सामान्य है, किसमें? विद्रधि में और गुल्म में। मतलब जैसे उच्छेद में होता क्या है कि दोषों की संचिति होती है, उन्हीं से उनको अवरोध होता है, और उसके बाद वो संचिति बढ़ती जाती है, और एक स्थानस्थ या सर्वस्थानस्थ, ऐसी वो संचिति बढ़ती जाती है और उच्छेद उत्पन्न होता है, जैसे शोथ में होता है। तो ये स्थानिक शोथ ही है, विद्रधि बोले या गुल्म, ये क्या है? स्थानिक शोथ ही है। तो शोथ में जैसी संप्राप्ति होती है, उसी तरह की उसी संप्राप्ति का कुछ न कुछ हिस्सा इस संप्राप्ति में भी दिखाई देता है। इसलिए उसके जो चिकित्सा सिद्धांत है, वो भी हमें यहाँ अत्यंत उपयुक्त होते हैं। सो पहले प्रमेह और उसके बाद गुल्म, और गुल्म के कितने सिद्धांत यहाँ प्रयोग में लाए गए हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। उसके बाद सुश्रुत में इसका वर्णन चिकित्सा स्थान के 16वें अध्याय में किया गया है। उसके पहले का अध्याय है मूढ़गर्भ, और उसके बाद का अध्याय है विसर्प, नाड़ी, स्तनरोग। तो मूढ़गर्भ के बाद विद्रधि का वर्णन किया है, तो उसके लिए जो कारण परंपरा डलहन ने स्पष्ट की है, उसने कहा है कि मूढ़गर्भ में जैसे शस्त्र की आवश्यकता होती है चिकित्सा में, उसी तरह विद्रधि में भी शस्त्र की आवश्यकता होती है। इसीलिए मूढ़गर्भ के बाद विद्रधि का वर्णन किया है। और जब विद्रधि हम देखते हैं, तो उसमें रक्त और उसके दूष्य हमने लास्ट टाइम देख लिए। अब आज भी उसका अध्ययन करते वक्त कहीं ना कहीं उसका संदर्भ आएगा, लेकिन वो दुष्य देखे तो इसमें एक समान सूत्र दिखाई देता है कि आप्यांश, पित्त, आप्यांश और रक्त, ये भाव जो है वो इस संप्राप्ति में ज्यादा भाग लेते हैं, ज्यादा हिस्सा लेते हैं। तो उन्हीं तरह के विसर्प, नाड़ी और स्तन रोग, ये व्याधि जो है इससे समान रूप में उत्पन्न होने वाले, इसी संप्राप्ति की कड़ी को आगे कंटिन्यू करने वाले व्याधि है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि ये जो व्याधि है वो रक्त दूष्य प्रदान है, लेकिन उसमें पित्त और आप्यांश, पित्त और कफ ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। अष्टांग संग्रह में भी प्रमेय और गुल्म और माधव निदान का मैं भूल गया उसका पहला और आगे का अध्याय ढूंढना। इट्स ओके।
नाउ वी विल गो टू आवर मुख्य जो हमारा अध्याय है उसकी ओर हम चलेंगे। उस अध्याय को अब अगर हम देखें तो अथा तो विदृति वृद्धि चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इति स्माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। पहले क्या किया गया है, पहले सामान्य चिकित्सा वर्णन की है। पहले सामान्य चिकित्सा वर्णन करते वक्त उन्होंने पहला सूत्र क्या दिया है, विद्रधिम सर्वम एव आमम शोभवत समुपाचरेत प्रततम च हरेत रक्तम पक्वेतु व्रणवत क्रिया। मतलब विद्रधि में जिन दो अवस्थाओं का ध्यान रखना होता है उन दोनों अवस्थाओं में क्या करना चाहिए, इसका वर्णन इस सूत्र में किया गया है। विद्रधिम सर्वम एव मतलब सर्व प्रकार के विद्रधि, मतलब वो दोषों के हिसाब से ये जो सिद्धांत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, सो दो वातज पित्तज कफज सान्निपातिक कैसा भी हो या आगे वाले आगंतु या रक्तज, इनमें से किसी भी प्रकार का विद्रधि हो, सर्वम एव विद्रधिम आमम, अगर वो आम अवस्था में है तो उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, शोभवत संपाचरेत। शोभ में जो कुछ सिद्धांत हमने बताए गए हैं उन सिद्धांतों के अनुसार आमावस्था में विद्रधि की चिकित्सा करनी चाहिए। मतलब यहाँ जो कुछ चिकित्सा बताई गई है वो उस अध्याय में जो वर्णित नहीं है या उससे जो कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, मॉडिफिकेशन करने की आवश्यकता है, उतना ही यहाँ बताया गया है। बाकी अगर आपको कुछ जरूरत पड़ी तो उसके सिद्धांत, उसके कल्प, उसकी अवस्थाएं आप कहाँ ढूंढ सकते हैं, तो आप शोध चिकित्सा में ढूंढ सकते हैं। तो शोध का अर्थ कैसे लेना है वो आगे हम देखने वाले हैं। उसके बाद क्या कहा है, प्रततम च हरेत रक्तम, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है उसको उन्होंने हाईलाइट करने के लिए फिर एक बार बोल दिया है। मतलब शोभ में इसका वर्णन है क्या है, लेकिन यहाँ उसका महत्व, ज्यादा महत्व होने के कारण उन्होंने यहाँ उसको हाईलाइट किया है, उसको उसको फिर एक बार दोहराया है। तो प्रततम तो हरेत रक्तम रक्त मोक्षण करना चाहिए। और एक बार रक्त मोक्षण किया, दो बार रक्त मोक्षण किया तो काम होने वाला है, ऐसी स्थिति नहीं है। प्रततम च हरेत रक्तम, प्रततम बार बार, मतलब दोष और दूषों का बल ध्यान में रखते हुए जब तक हम उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं करते, यशस्विता प्राप्त नहीं करते, तब तक हमें जितनी बार आवश्यकता पड़े उतनी बार हमें रक्त मोक्षण करने की आवश्यकता होती है, आवश्यक है। ओके, प्रततम च हरेद रक्तम पक्वेतु वर्णवत क्रिया। और जब ये विद्रधि की अवस्था बदल जाएगी, आम अवस्था से पक्व अवस्था में वो जाएगा, तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, व्रणवत क्रिया। वर्ण अध्याय में जो कुछ बताया गया है, लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि वर्ण के दोषों का ज्ञान हमें कैसे कर लेना चाहिए। सॉरी, विद्रधि जब पक्व हो जाता है, उसका भेद हो जाता है, तो उसका जो वर्ण होता है उसमें दोषों के प्राधान्य का ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त करना है। तो उस वक्त हमने देख लिया था कि वर्ण चिकित्सा में, वर्ण अध्याय में जो लक्षण बताए गए हैं दोषों के अनुसार वर्ण के, उसी प्रकार हमें यहाँ उसका ज्ञान कर लेना चाहिए। उसी प्रकार उसकी चिकित्सा भी हमें वर्ण चिकित्सा में जो कुछ सिद्धांत बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार करने की आवश्यकता है। मतलब अगेन, जैसे मैंने आमावस्था में बताया वैसे पक्वावस्था में भी यहाँ जो कुछ सिद्धांत बताए गए हैं, जो कुछ कल्प बताए गए हैं, वो विद्रधि के लिए विशेष है, इसीलिए यहाँ बताए गए हैं। उसका विस्तार करने की आपको अगर आवश्यकता हो तो आपको वर्ण चिकित्सा में फिर एक बार देखना पड़ेगा। ओके, आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, लास्ट लेक्चर में, मतलब निदान में, हमने आमादी अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उसका कंपैरेटिव चार्ट भी हमने देख लिया था। लेकिन फिर भी चिकित्सा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था ज्ञान यह होने के कारण हम उसकी एक बार फिर रिवीजन करेंगे। 5-10 मिनट में हम उसकी रिवीजन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम होने के बाद भी मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण होने के कारण अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमें लाभ ही होगा। आमपक्व विदग्धत्वम तेषां शोभवत आदिशेत। शोभ में जैसे बताया गया है वैसे वैसे उसका आम पक्व विदग्धत्व, मतलब आमावस्था, पच्चमानावस्था और पक्वावस्था, इन तीन तीन अवस्थाओं का ज्ञान हमें शोभ में जैसे हमने लक्षण दिए हैं उन्हीं के अनुसार हमें कर लेना चाहिए। सो विद्रधि आमावस्था, शोभ में क्या बताया गया है, शोफः अल्पः, अल्प ऊष्म रूप,
सामः, सवर्णः, कठिनः, स्थिरः। इतने लक्षण हमें दिए गए हैं। क्या है? अल्पः शोफः, जो शोफ रहता है वो अल्प रहता है। तो जब अल्प रहता है, ये वर्णन यहाँ आता है, तो अल्प रहता है मतलब किसके तुलना में अल्प रहता है? जो आगे वाली अवस्थाएं हैं, पक्वावस्था और पश्चिमानावस्था, उनकी तुलना में ये शोफ अल्प रहता है। ओके, सो इन्हीं अवस्थाओं से हमें तुलना करनी चाहिए। शोफः अल्पः, अल्प ऊष्म, अल्प रुक्। हमें मालूम है कि व्रणशोफ में और विदृति में भी स्थानिक ऊष्मा बढ़ जाता है, लेकिन आमावस्था जब रहेगी तो ऊष्मा अल्प रहेगा। ओके, वेदना भी अल्प रहेगी। सवर्ण, कठिन, स्थिर, शोफ। और वो शोफ जो रहेगा वह कैसे रहेगा? सवर्ण। सवर्ण मतलब जो वर्ण आपकी त्वचा का है उसी वर्ण का वो शोफ रहेगा, मतलब त्वक समान वर्ण उस शोफ का भी रहेगा, उसमें आपको ज्यादातर परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। ओके, उसके बाद क्या रहेगा? वो जो शोफ है वो कठिन रहेगा। पच्चमानावस्था और पक्वावस्था में दोषों का पचन होने के बाद शोफ जो है उसका काठिन्य कम हो जाता है, वो म्लान हो जाता है, मृदु हो जाता है। लेकिन आमावस्था में उसको हम अगर स्पर्श करेंगे तो काठिन्य हमें ठीक तरह से फील होता है। तो स्पर्श कठिन न मृदु। ओके, और उसके बाद वो शोथ कैसे रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर रहता है, दो टीका मैंने नीचे लिखे हैं, दो टीकाकारों ने भिन्न भिन्न अर्थ के लिए है। लेकिन न पक्ववत चला, पक्ववत चला मतलब जब पच्चमान और पक्व अवस्था होती है, तो पक्व अवस्था में स्पेसिफिकली जब हम उस विद्रधि को स्पर्श करते हैं तो अंदर जो दोष संचिति है वो दोष संचिति हिलने के कारण वो स्थिर नहीं रहता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह छोड़ के वो शोध दूसरी जगह आएगा। वो शोफ का मतलब संचारित्व हमें ध्यान में आ जाता है अगर हमने वहां स्पर्श किया तो। ओके, पीड़न किया तो। लेकिन आमावस्था में ऐसा स्पर्श करने के बाद या पीड़न करने के बाद भी दोष आमावस्था में होने के कारण, उनमें द्रवांश कम होने के कारण वो शोफ स्थिर रहता है, उसमें चलत्व की प्रतीति नहीं आती है। ओके, शनैः वर्धमानः, ये दूसरे किसी टीकाकार ने अर्थ किया है, मतलब आमावस्था में शोथ का वर्धन जो है वो धीरे धीरे होता है। उसकी आगे वाली जो अवस्था है उसमें जो उसकी आगे जाने का जो वेग है वो आमावस्था में कम रहता है। ओके, तो हमें ध्यान में रखना चाहिए ऊष्मा और वेदना मतलब लक्षण कम रहते हैं, पॉइंट नंबर 1। शोफ तुलना में कम रहता है और वो शोफ सवर्ण, कठिन और स्थिर रहता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अगर इन अवस्थाओं का ठीक तरह से ज्ञान नहीं कर पाए तो हम ठीक तरह से चिकित्सा नहीं कर सकेंगे, और ठीक तरह से अगर चिकित्सा नहीं की तो डेफिनेटली हम ठीक तरह से सिद्धि भी प्राप्त नहीं कर सकते, यशस्वीता भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इसका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद पच्चमान अवस्था। पच्चमान अवस्था में क्या बताया गया? पच्चमानः विवर्णस्तु रागी बस्तिः इव आततः। विवर्णः रागी बस्तिः इव आततः स्फुटतीव सनिस्तोदः स अंगमर्दः विजृंभिकः सौरंभ अरुचि दाह ऊषा त्रुट ज्वर निद्रतान्वितः स्त्यानम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्त्यानम विषंदयति आज्यम व्रणवत स्पर्शना सह। ओके, इसमें क्या होता है? पच्चमान विद्रादि में पच्चमान विवर्णस्तु, हमने आमावस्था में क्या लिया, देख लिया था, त्वक समान वर्ण होता है। तो यहाँ विवर्ण, विवर्ण विविध वर्ण होते हैं, उसमें से ज्यादा क्या होता है? उसमें से ज्यादा आरक्तता होती है। आगे बताया गया है कि रागी होता है, मतलब लोहित वर्ण, रंजन शक्तिमान या लोहित वर्ण का होता है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं कि हमेशा वो ज्यादा लोहित वर्ण का ही हो। विवर्ण मतलब अन्य अन्य वर्णों का वो हो जाता है, विवर्ण शोफः। ओके, सो जो पहले त्वक समान वर्ण था उसको वो परिवर्तित करके अन्य अन्य वर्णों में उसका परिवर्तन हो जाएगा। न त्वक समान वर्ण। रागी लोहित वर्ण, ज्यादातर बार हमें क्या दिखाई देता है? उसमें आरक्तता आ जाती है। ओके, उसके बाद बस्ती ही इव आततः। आततः मतलब उसमें तन्यता दिखाई देती है। कैसी? बस्ती ही इव, अगर बस्ती हमने ले लिया और वो वातपूर्ण हो गया, ओके, सो उसका पूर्ण हमने वात से वायु से कर लिया, तो वो जैसे दिखाई देगा, उसका फील जैसे आएगा, उसी तरह
ये जो विद्रदी है इसका फील अगर हम स्पर्श करेंगे तो हमें समझ में आएगा। ओके, बस्ती ही इव आततः मतलब वातपूर्ण द्रुतिवत। द्रुति मतलब मराठी में जिसको पखाल बोलते हैं, या किसी थैली लिया और उसमें वो थैली अगर वायु से पूरित करी, ओके, तो जैसा फील आएगा उस तरह का फील इस विद्रदी को स्पर्श करने के बाद आता है। ओके, उसके बाद स्फुटतीव, ये संवेदना है, वो कहाँ आएगी? डेफिनेटली जहां विद्रदी हुआ है, जहां स्थान संशय हुआ है, वहां ये संवेदना आएगी। ताम्यतैव, ताम्यतैव मतलब कोई टूट रहा है। ओके, विश्लिष्ट अवयवत्व व्रजति। विश्लिष्ट जो श्लिष्ट है वो वि हो जाता है, उससे विरुद्ध हो जाता है। मतलब जो श्लिष्ट है वो फूट जाता है, वो अलग अलग हो जाता है, अवयवत्वम। तो वहां की जो त्वचा है उसमें स्फुटतीव, उसमें आपको दरण दिखाई देगा, या दूसरी बात वो वेदना स्फुटतीव ऐसी रहेगी। ओके, ये दो अर्थ उसमें हो सकते हैं। उसके बाद क्या बताया गया है? सनिस्तोदः, और एक प्रकार की वेदना वहां दिखाई देगी, तोद। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम हमारे केस पेपर पर सिर्फ शूल या वेदना ऐसा लिखते हैं तो हम किसी निदान पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन अगर हम इसी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो हमें निदान तक पहुंचने के लिए बड़ी आसानी आ जाती है। ओके, सो हमें यह समझ लेना चाहिए कि यहाँ वेदना कैसी होती है, निस्तोद, तोदवत पीड़ा। ओके, आगे किसी टीकाकार ने उसका स्पष्टीकरण किया है, नियत प्रबंध प्रवृत्तारूप निस्तोद विच्छिन्ना शूलमिति उच्यते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो वेदना विच्छिन्न है तो उसको शूल बताते, शूल बोलते हैं, और अगर वो विच्छिन्न नहीं है तो उसको निस्तोद बोलते हैं। उसके बाद स अंगमर्द। ओके, अंगमर्द के साथ मतलब ये सार्वदेहिक स्तर पर अब आ गए हैं। ओके, सारे शरीर में हमें वेदना होगी। कैसी वेदना होगी? मर्दन इव पीड़ा, जैसे ज्वर में उत्पन्न होती है वैसे अंगमर्द यहाँ उत्पन्न हो जाएगा, सर्वांग मर्दनवत पीड़ा। उसके बाद विजृंभिका। ओके, जृंभा आ जाएगी, विशेषण जृंभिका, अत्यधिक मात्रा में जृंभा आएगी, जृंभा आएगी, जृंभिका आ जाएगी। ओके, उसके बाद सौरंभ। सौरंभ का मतलब क्या है? जटित रुजादि वृद्धि। जैसे हमने पहले देख लिया था कि वो जो शोथ है वो धीरे धीरे बढ़ता है। हमने इस अवस्था में क्या देखा था? स्थिर शोक, मतलब शनै ही वर्धमान है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? जटित रुजादि वृद्धि। ओके, यहाँ जो लक्षण है वो लक्षण जटिति मतलब तीव्र गति से उसमें वृद्धि आती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आमावस्था में कफद्रोष ज्यादा प्रभावी रहता है, उसका प्रभाव उस अवस्था पर ज्यादा रहता है, और पश्चिमावस्था में पित्त का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो परिवर्तन जो है वो आमावस्था की तुलना में अत्यधिक गति से, तीव्र गति से यहाँ होता है। ओके, नेक्स्ट टू इट क्या है? अरुचि। अगेन ये सार्वदेहिक लक्षण है। दाह, ऊषा, ये दो लक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। दाह सर्वांगीण तीव्र दाह, जब सारे शरीर में औष्ण्य प्रतीत होता है तब उसको दाह बोलते हैं। और ऊषा अरतिमान दाह, यहाँ टीकाकार ने स्पष्टीकरण किया है अरतिमान दाह मतलब दाह ही, लेकिन अगर उस अवस्था में अरति उत्पन्न होती है तो उसको ऊषा बोलते हैं। और टीकाकार ने इसका स्पष्टीकरण किया है, जब सर्वांग संश्रित औष्ण्य होता है तो उसको दाह बोलते हैं, और अगर स्थानिक औष्ण्य है तो उसको, मतलब यहाँ ये भी अर्थ हम ले सकते हैं कि यहाँ जो ऊष्मा है दाह सर्वांग में भी हो जाता है, और ऊषा मतलब जहां विद्रधि उत्पन्न हुआ है वहां भी दाह हो सकता है। सो दोनों अर्थ यहाँ ले सकते हैं। अर्धिमान दाह ये भी अर्थ ले सकते हैं, और स्थानिक दाह जिसको ऊषा बोलते हैं, जिसका स्पष्टीकरण और एक टीकाकार ने किया है, मुझे याद नहीं किसका ये वचन है। सो ये दो अर्थ यहाँ ऊषा के हम ले सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर हम सर्वांग दाह बोल दिया है, एक लक्षण बोल दिया है, तो फिर एक बार ऊषा बोलने की आवश्यकता क्या है? सारे शरीर में जहां स्थान संश्रय हुआ है वो तो आता ही है। तो उसका फिर एक बार वर्णन किया है, मतलब अगेन दे वांट टू हाईलाइट इट। वहां का दाह जो है वो सर्वांग दाह की तुलना में ज्यादा होगा। दैट इज एक्सप्लेनेशन नंबर 1। और दूसरा एक्सप्लेनेशन, इसमें अरति उत्पन्न होती है, ये हाईलाइट करने के लिए भी इसका फिर एक बार वर्णन किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इसमें अरति भी रहती है और स्थानिक दाह सार्वजनिक दाह की तुलना में ज्यादा रहता है। ओके, सो पित्त की वृद्धि होने के कारण त्रुट, डेफिनेटली वहां तृष्णा अत्यधिक प्रमाण में मात्रा में आ जाएगी।
उसके बाद ज्वर, संताप के तौर पर ज्वर की उत्पत्ति होगी। ओके, उसके बाद निद्रान्विता, मतलब ज्यादा निद्रा आती है। और लास्ट जो लक्षण दिया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्त्यानम विश्चंदयति आज्यम, आज्यम घृत। अगर स्त्यान घृत हमने ले लिया और वो घृत अगर जहां विद्रधि उत्पन्न हुआ है वहां हमने रख दिया तो विश्चंदयति, वो पिघल जाता है, वो द्रवावस्था में आ जाता है। मतलब घन अवस्था में जो घी है वो अगर हमने ले लिया और उसको अगर हम विद्रधि के स्थान पर हमने रख दिया तो वो द्रवरूप अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। सो इट इज टेस्ट। ओके, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। ओके, सो व्रणव, एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण इज व्रणवत स्पर्शनासह। आमावस्था में लक्षण अल्प मात्रा में थे। ओके, वेदना अल्प थी। यहाँ व्रणवत स्पर्शनासह, स्पर्शन असह, वो पीड़न की बात तो आगे वाली है, यहाँ स्पर्श भी असहत्व उत्पन्न हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पक्वावस्था। पक्वे अल्पवेगता, म्लानि, पांडुता, वलिसंभवः, नामो अंतेषु उन्नतिः, मध्ये कंडु शोफादि मार्दवम, स्पृष्टे पूयस्य संचारो भवेद्बस्तौ इवाम्भसः। पक्वे, पक्वावस्था में क्या होता है? अल्पवेगता। अल्पवेगता, किसके वेग अल्प हो जाएंगे? तो डेफिनेटली इस ये वेग शब्द जो है वो लक्षण के हिसाब से इसका प्रयोग किया गया है। इसके उपद्रव मतलब क्या है? इसके लक्षण, इसके वितरधि के जो लक्षण है वो उन लक्षणों में अल्पता आ जाएगी, मार्दव आ जाएगा। नेक्स्ट टू दैट क्या है? म्लानि ही, वो जो उच्छेद है वो म्लान हो जाएगा। जैसे हमें आमावस्था में देखा था तो वो म्लान नहीं होता है, कठिन होता है, यहाँ वो म्लान हो जाता है, आप देख सकते हैं। ओके, वहां पांडुता, पश्चिमानावस्था में हमने देख लिया था कि वहां आरक्तता आ जाती है, वैवर्ण्य आ जाता है, विविध वर्ण आ जाते हैं। यहाँ स्पेसिफिक वर्ण आरक्तता थोड़ी कम होती है और उसमें पांडुता उत्पन्न हो जाती है। ओके, वलि संभव, वो म्लानता के कारण उस विद्रथी जहां हुआ है उस प्रदेश में वलि संभव हो जाता है। ओके, नामः अंतेषु उन्नति ही मध्ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नामः अंतेषु, अंतेषु मतलब उसकी जो पेरिफेरी है, परितः, वो जो उसका स्थान संश्रय है उसकी जो पेरिफेरी है उस पेरिफेरी में नामः। ओके, नामः मतलब वो नीचे दबा हुआ रहता है, वो नीचे रहता है। और उन्नति ही मध्य, और मध्य प्रदेश में वो उन्नत रहता है। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो उन्नत, उसकी जो उन्नत अवस्था है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में रहती है। पेरीफेरी की ओर वो बीच वाला जो उन्नतत्व है उसके हिसाब से कम रहता है, उच्छेदत्व, उच्छन्नत्व उसमें कम रहता है। ओके, नामः अंतेषु उन्नति मध्ये, कंडु शोफादि मार्दवम। कंडु शोफ आदि जो लक्षण है उसमें मार्दव आ जाता है, मतलब मृदुता आ जाती है, मतलब वो कम हो जाते हैं। ओके, वो पश्चिमानावस्था की तुलना में वो कम आ जाता है। स्पृष्टे पूयस्य संचारो, ओके, जब हम वहां स्पर्श करेंगे तो पूयस्य संचारो, जैसे हमने आमावस्था में देख लिया था, तो वहां क्या देख लिया था? वहां स्पर्श करने के बाद भी वो स्थिर रहता है, उसमें संचार नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस अवस्था में स्पर्श करने के बाद पश्चिमानावस्था हो गई है, पक्वावस्था आ गई है, मतलब जो संचित दोष वहां है वहां क्या उत्पन्न हो गया है? आप्यांश उसमें अधिक मात्रा में आ गया है, पूय में उसका परिवर्तन हो गया है। इसलिए द्रवत्व बढ़ने के कारण वो पूय का संचार, वो विद्रधि का जो स्थान है वहां दिखाई देता है। सो स्पृष्टे पूयस्य संचारो भवेत, कैसे? बस्तौ इव अंबसः। ओके, हमने आमावस्था में क्या देखा था? बस्ती अगर वायु से पूरित कर दिया तो वायु से पूरित करने के बाद जैसा हमें फील आएगा वैसा फील हमें आमावस्था में आएगा। लेकिन यह बस्तव इव अंबसः, वही बस्ती अगर हमने पानी से भर दिया
तो वो जैसे फील आएगा वैसा फील इस अवस्था में आएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये तुलना जो है हमने लास्ट टाइम, मुझे याद है कि कंपैरेटिव चार्ट भी प्रयाग ने दिखाया था। सो हमें हर एक लक्षण को देख करके निर्णय करना है और उसके हिसाब से आगे की चिकित्सा करनी चाहिए। ओके, सो इतना ज्ञान होने के बाद हम आगे का जो सूत्र है वो पढ़ेंगे। उसमें क्या दिया गया है? व्रणः संजायते, सॉरी, शोफवत क्रिया। शोभवत क्रिया इतना ही बताया गया है, विद्रदिम सर्वम एव आमम शोभवत समुपाचरेत। मतलब क्रिया कैसे करनी चाहिए? शोभ के अनुसार करनी चाहिए। तो यहाँ दो अर्थ उसमें से हो जाते हैं। एक, शोभवत क्रिया मतलब सूत्र स्थान में जो वर्णशोभ बताया गया है, उनमें जो सिद्धांत बताए गए हैं उनके अनुसार उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, अर्थ नंबर 1 हो सकता है। तो वहां क्या चिकित्सा बताई गई है? व्रणः संजायते प्रायः पाकात् श्वेतु पूर्वकात् तम एव उपाचरेत तस्मात् रक्षण पाकम प्रयत्नतः। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुशीत लेप सेक अस्त्र मोक्ष संशोधनानिधि। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस अवस्था में हमें करना क्या है? पाक की रक्षा करनी चाहिए। मतलब जहां तक हो सके वो आगे परिवर्तित ना हो, मतलब संप्राप्ति को हमें अरेस्ट करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा? वो पच्चमान और पक्वावस्था में परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ हमें करना क्या चाहिए? रक्षण पाकम प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक पाक की रक्षा करनी चाहिए। ऐसी चिकित्सा करनी चाहिए कि वो विद्रधि आमावस्था से पच्चमान या पक्वावस्था में परिवर्तित ना हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चिकित्सा सिद्धांत, पॉलिसी ऑफ चिकित्सा, ये क्या है? पाक की रक्षा करना। ओके, उसके लिए क्या है? जैसे मैंने बताया था कि पच्चमाना अवस्था में पित्त प्रधान हो जाता है। सो पित्त कम करने के लिए जो कुछ उपचार उपक्रम हम कर सकते हैं उनका वर्णन यहाँ किया गया है। सुशीत लेपः, सुशीत सेकः, रक्त मोक्षण, संशोधन, दोषों का हरण करना, और आदि आदि में क्या क्या हो सकता है? कषायपान हो सकता है, घृतपान हो सकता है, और भी अवस्था के हिसाब से हमें जो जो उपक्रम उचित लगे उन सभी उपक्रमों का हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। सो हमारी यहाँ चिकित्सा पॉलिसी क्या होनी चाहिए? पाक की रक्षा करना, ये हमारी चिकित्सा पॉलिसी होनी चाहिए। दूसरा क्या है? शोथ में क्या बताया गया है? जो सार्वजनिक शोथ हम देखते हैं चिकित्सा स्थान में, उसमें क्या बताया गया है? सर्वत्र सर्वांग सरे दोषजे श्वेतौ पुरा सामे विशोषितो भुक्त्वा लघु कोष्ठाम्बसा पिबेत। बाकी वो आगे उसका उष्ण जल के साथ क्या क्या लेना चाहिए आगे वर्णन। ओके, सामे विशोषितो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वत्र सर्वांगसरे दोषजे श्वेतौ पुरा। पहले हमें क्या करना चाहिए? सामे श्वेतौ पुरा। शोथ अगर सामावस्था में है तो विशोषित, विशोषण करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, मतलब अपतर्पण या लंघन करना चाहिए। मतलब आवर फर्स्ट पॉलिसी इन सामावस्था जहां तक हो सके उसको आमावस्था तक ही सीमित रखना, पच्चमान और पक्वावस्था में वो परिवर्तित ना हो इसके लिए प्रयास करना। और दूसरी हमारी चिकित्सा पॉलिसी ये अपतर्पण की ओर जाएगी, संतर्पण की ओर नहीं जाएगी। ओके, सो वाग्भट ने इतना ही वर्णन किया है। लेकिन जब हम व्यवहार के तौर पर जाते हैं तो इसका विस्तार कैसे करना चाहिए इन 2 अध्यायों में देखना चाहिए। लेकिन अगर हम सुश्रुत चिकित्सा, सुश्रुत का विदर्भी का अध्याय देखेंगे तो उसने सामावस्था में भी क्या क्या करना चाहिए इसका विस्तार किया है। तो जब जब उस प्रकार आएंगे तो सुश्रुत ने क्या क्या बताया गया है उसका हम उस प्रकार की जब हम चर्चा करेंगे उस वक्त हम देखेंगे। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 1, पाकावस्था में परिवर्तित ना हो इसके लिए प्रयास करना, और अपतर्पण, ये 2 चिकित्सा सिद्धांत हमें यहाँ मिल गए। ओके, नाउ तीसरा क्या बताया गया? प्रथतम च हरेद रक्तम, रक्तमोक्षण को हाईलाइट किया है। रक्तमोक्षण को हाईलाइट क्यों किया गया है? जैसे लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि इसमें दूषों का वर्णन है, और कौन कौन से दूष्य है विद्रादि में? रक्त, कंडरा, मांस, त्वक, मेद, स्नायु और अस्थि। मैंने उनको रीअरेंज करके लिखा है ताकि आप समझ सके मैं क्या कहना आपको चाहता हूँ। रक्त कंडरा धातु उपधातु, मांस त्वक धातु उपधातु, मेद स्नायु धातु उपधातु, और अस्थि सिर्फ धातु। ओके, इतना इसका दूष्य संग्रह है। और
वो दूष्य संग्रह के पहले उन्होंने जो हेतुओं का वर्णन किया है, उसके बाद एक सूत्र आता है जो हमने लास्ट टाइम देख लिया था, तैहि तैहि अश्रु प्रदूषण ही। मतलब अश्रु प्रदूषण करने वाले अन्य भी जो जो हेतु है, वो सभी हेतु विदर्दी के हेतु है। ओके, मतलब यहाँ रक्त ये प्रधान दूष्य हो गया। रक्त, कंडरा, मांस, त्वक, मेद, स्नायु, अस्थि इतने दूष्य होने के बाद भी इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रधान दूष्य कौन सा है? रक्त है। इसलिए रक्त की चिकित्सा करना अत्यंत आवश्यक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, तही तही अश्रु प्रदूषण ही, ये स्पष्ट करके और एक बात हमारे सामने आती है, और ये बात ये है कि मतलब ये पूरी संप्राप्ति जो है वो रक्त का दूषण होने के बाद ही आगे जाने वाली। ओके, मतलब रक्त की दुष्टि होना अन्य दूषों की दुष्टि होने के लिए हेतुभूत होती है। ओके, मतलब अगर रक्त मोक्षण किया तो वो हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा भी हो गई। ओके, मतलब हेतु प्रत्यनिक चिकित्सा और प्रधान दूष्य की चिकित्सा, इन दो मुद्दों के आधार पर हम कह सकते हैं कि रक्त मोक्षण इस अवस्था का महत्वपूर्ण उपक्रम है। और जैसे हमने सूत्र में देखा है, प्रततम च हरेत रक्तम, एक बार नहीं, वो बार बार उसका रक्तमोक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट टू इट इज पक्व विद्रदी। पक्व विद्रदी में क्या करना है? पक्वे तो वर्णवत क्रिया। वर्ण चिकित्सा में क्या बताया? दो ही उपक्रम बताए गए हैं, वर्ण शोधन और उसके बाद वर्ण रोपण। तो जब व्रण उत्पन्न हो जाएगा या हम व्रण उत्पन्न करेंगे, मतलब भेद अपने आप हो जाएगा या हम उसको उसका पाटन करेंगे, उसमें से कुछ भी हो गया तो जो व्रण उत्पन्न हो जाएगा उसका हमें क्या करना चाहिए? शोधन करना चाहिए। मतलब व्रण शोधन हमारी चिकित्सा की पॉलिसी रहेगी, और शुद्धि होने के बाद व्रणरोपण यह हमारी चिकित्सा की पॉलिसी रहेगी। मतलब हमें कितने उपक्रमों के बारे में ज्ञान लेने की आवश्यकता है? नंबर 1, पाकावस्था उत्पन्न ना हो इसके लिए प्रयत्न करना, अपतर्पण की ओर चिकित्सा को ले जाना, रक्त मोक्षण बार बार करना, और व्रण शोधन और व्रणरोपण। मतलब इतने उपक्रमों के बारे में हमें ज्यादा ज्ञान होना विदर्दी चिकित्सा में अत्यंत आवश्यक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो ये सामान्य सिद्धांत बताने के बाद वाग्भट ने क्या किया है? पहले बाह्य विदर्दी के लक्ष्य, बाह्य विदर्दी की चिकित्सा बताई गई है। मतलब विदर्दी, बाह्य विदर्दी और आभ्यंतर विदर्दी। ओके, सो बाह्य विदर्दी का वर्णन पहले किया है। सो बाह्य विदर्दी में दोषों के हिसाब से जितने भेद हैं उनका वर्णन उन्होंने आगे किया है। तो लेट्स मूव टू पॉइंट नंबर 1, उसकी अमावस्था। अमावस्था में जैसे हमने बताया कि वाग्भट में शोभवत समुपाचरित, तो सुश्रुत ने इसका विस्तार किया है। क्या है? हम अज्ञ लोग हैं, हमें अगर कुछ मिलता है मतलब रेडीमेड, तो हम उसके हिसाब से चिकित्सा करते हैं। तो सुश्रुत ने हमें रेडीमेड दिया है कि यहाँ क्या क्या करने की आवश्यकता है। सो वातग्न मूल, तो ये सूत्र जो है ये सुश्रुत से लिया गया है। हमारा ये कहना है कि एक ही ग्रंथ को अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो हमें ठीक तरह से उस व्याधि का ज्ञान आता है, पूर्ण तरह से प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ इसका विस्तार देखने के लिए हमने कुछ सूत्र सुश्रुत से लिए हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट डाइवर्टिंग फ्रॉम वाग्भट, बट द सूत्र विच वाग्भट हैज टोल्ड, शोभवत समुपाचरित, उसका विस्तार कैसे करना चाहिए, इसके लिए हम इस सूत्र की ओर जा रहे हैं। ओके, सो वातग्न मूल कल्कस्तु घृत तैल वसायुतैहि सुखोष्णो बहलो लेपः। इंपॉर्टेंट, पहला उपक्रम लेप करना चाहिए। सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रदो। वातविद्रदि में पहला उपक्रम क्या आ गया? लेप। उसका डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। स आनूप औदक मांसस्तु काकोल्यादि सतर्पणः स्नेहाम्ल सिद्धो लवणः प्रयोज्यः च उपनाहने। नेक्स्ट उपक्रम क्या है? उपनाह करना चाहिए। ओके, तो हमें कितने उपक्रम? लेप उपक्रम नंबर 1, उपनाह उपक्रम नंबर 2। ओके, वेशवारैः सकृशरैः पयोभिः पायसैः तथा स्वेदयेत् सततं च अपि निर्हरेत् च अपि शोणितम्। ओके, तो उसके बाद करना क्या करना चाहिए? ये ऊपर के सूत्र में, मतलब ऊपर की पंक्ति में
जो कुछ द्रव्य दिए हैं उनकी सहायता से स्वेदन करना चाहिए, मतलब स्वेदन ये तीसरा उपक्रम आ गया। ओके, उसके बाद और वो भी सततम स्वेदयेत। ओके, स्वेदयेत सततम चापी निर्हरेत चापी शोणितम, और शोणित मोक्षण करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए। सचेत उपक्रांत पाकाय अभिमुखो यदि, और अगर वो पाकावस्था में परिवर्तित हो जाता है, पाकावस्था के समीप आया है, ऐसा हमें ज्ञान हो जाता है, तब क्या करना चाहिए? तम पाचयित्वा, मतलब उसका पाचन करना है। और उसके बाद मतलब ये जो उपक्रम है वो पाचन की ओर ले जाने वाले हैं, तो पाचन करने के बाद शस्त्रेण भिन्द्यात् भिन्नम च शोधये। ओके, तो पाचन करना, उसके लिए ऊपर वाले उपक्रम दिए हैं, लेप, उपनाह, स्वेदन, रक्त मोक्षण। ओके, उसके बाद वो अगर पाक अभिमुख हो जाता है तो उसका भेदन करना है। किससे करना है? शस्त्र से करना है। इट इज एज्यूम कि वो अपने आप भेदन उसका नहीं हुआ है। ओके, तो उसका भेदन करना है, और वो जब भिन्न हो जाएगा तो उसका शोधन करना चाहिए। यह आमावस्था की चिकित्सा होगी। ओके, सो क्या क्या किया है? वातग्नमूल कल्कस्तु घृत तैल वसायुतैः सुखोष्णो बहलो लेपः प्रयोज्यो वातविद्रधो। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वातविद्रधि में क्या करना चाहिए? लेप करना चाहिए। किसका लेप करना चाहिए? वातग्न मूल। इसमें कौन कौन से वातग्न मूल में क्या आता है? भद्रदार्व्यादि गण, भद्रदारुणतम कुष्ठम दशमूलम, ये आपको कंठस्थ होगा। तो इनमें से एक या अत्यधिक द्रव्य, मतलब अगर आपको एक उचित लगे, दो उचित लगे, ज्यादा उचित लगे, तो जितने चाहिए उतने आप ले सकते हैं। और ये इस गण का उपयोग क्यों किया है? वायु नाशयत, वातग्न के हिसाब से वो किया गया है। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट हियर इज, उसमें वातग्न द्रव्य लिए है, उसके बाद घृत, तैल, वसा, तीन स्नेह उसमें लिए है, और उसका सुखोष्ण लेप करना चाहिए। मतलब लेप के दो विशेषण है, सुखोष्ण और बहल। लेप उष्ण होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, और वो बहल होना चाहिए, मतलब उसका थिकनेस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सुखोष्ण और बहल, ये जो उपक्रम बताया गया है और उसमें जो द्रव्य बताए गए हैं, इनमें एक महत्वपूर्ण बात छिपी है। नंबर 1, लेप जो है वो अपतर्पण करने वाला है, अपतर्पण करने वाला उपक्रम है। लेकिन हम पूरी तरह से अपतर्पण की ओर जाएंगे तो हम वातज विद्रधि की चिकित्सा कर रहे हैं, तो वात वृद्धि होकर संप्राप्ति भंग होने के बजाय संप्राप्ति बढ़ जाने की संभावना हो सकती है। इसीलिए जो द्रव्य उसमें सिलेक्ट किए गए हैं वो सभी वातग्न द्रव्य सिलेक्ट किए गए। मतलब व्याधि प्रत्यनिक चिकित्सा अपतर्पण की ओर जा रही है, व्याधि में जो अवस्था है उस अवस्था की चिकित्सा अपतर्पण की ओर जा रही है। लेकिन वो अपतर्पण अगर हम एकांतिक करेंगे तो वात वृद्धि का भय है। इसीलिए जो उसमें द्रव्य निकाले हैं, द्रव्यों का वर्णन किया गया है, वो वातग्न किया गया है। मतलब ये जो उपक्रम हो गया वो उभय प्रत्यनीक हो गया। समझ में आ गया मैं आपको क्या कह रहा हूं? ये उसमें उपक्रम व्याधि प्रत्यनीक लिया और द्रव्य दोष प्रत्यनीक लिए। सो कलेक्टिवली ये उपक्रम उभय प्रत्यनीक हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कैसे बैलेंस करने का प्रयास करते हैं, ये हमें ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि जहां इसका विस्तार नहीं होता है तो बैलेंसिंग कैसे करना चाहिए, इसका ये महत्वपूर्ण और अत्यंत महत्वपूर्ण ये उदाहरण है। ओके, सो लेप, वातग्न मूल, कल्क, घृत, तैल, वसायुक्त, और वो सुखोष्ण और बहल होना चाहिए। उसके बाद क्या है? स आनूप, औदक, मांसस्तु, काकोल्यादि सतर्पण, स्नेहाम्ल सिद्धो लवण, प्रयोज्य उपनाहने। अगेन उपनाह यह भी स्वेदन उपक्रम है। अगेन इट इज गोइंग टुवर्ड्स अपतर्पण, लेकिन उसमें भी उपनाह का चयन किया है जिससे स्वेदन ज्यादा होता है लेकिन वो अपतर्पण कम करता है। और उपनाह के लिए अगेन लेप में जैसे वातग्न द्रव्यों का चयन किया है उसी प्रकार उपनाह में भी अनूप और औदक मांस, काकोल्यादि गण, यू कैन सी काकोल्यादि गण में पित्त शोणित अनिल नाशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वातग्न गण का प्रयोग किया है, जैसे मैंने वातग्न में कहा उसी तरह इसमें से एक या अधिक द्रव्यों का चयन आप कर सकते हैं।
ओके, सो आनूप औदक मांस काकोल्यादि गण में जितने द्रव्य वर्णित है उनमें से जितने चाहिए उतने द्रव्य, तर्पक द्रव्य, स्तेहाम्ल सिद्ध लवण, इससे उपनाह करना चाहिए। लेकिन मतलब सेम प्रिंसिपल, उपक्रम अपतर्पण की ओर, द्रव्य संतर्पण की ओर। ओके, उसके बाद क्या करना चाहिए, वेशवारैः सकृशरैः पयोभिः पायसैः तथा स्वेदरेत सततम। सततम ये आप स्वेद की तरफ भी ले सकते हैं और शोणित मोक्षण की तरफ भी ले सकते हैं। ओके, सो उसका स्वेदन सतत करना चाहिए, अगेन सेम। ओके, उपक्रम अपतर्पण की ओर और वेशवार, कुशरा, पय, पायस, ये सभी द्रव्य संतर्पण की ओर जा रहे हैं, वातग्न की ओर जा रहे हैं। ओके, सो प्रततम रक्त मोक्ष, ओके, सतत रक्त मोक्षण करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, सचेत एवं उपक्रांत पाकाय अभिमुखो यदि, अगर ये उपक्रम करने के बाद वो पाक को उन्मुख आ गया है, पाक के समीप अवस्था में आ गया है, तो ये पूरी तरह से पाचन करके शस्त्रेण भेदयेत और उसके बाद शोधेत। सो कितने उपक्रम हमें ध्यान में रखने चाहिए, दिस इज आवर प्रोटोकॉल। इसमें हमने अगर गड़बड़ की तो वी विल बी एट फॉल्ट। ओके, हमें अन्य चिकित्सा पद्धतियां क्या कहती है इसके बारे में हमें कुछ नहीं चर्चा करनी है। हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमें उसके अनुसार आगे जाना है। ओके, सो लेप, उपनाह, स्वेदन, रक्त मोक्षण, भेदन और शोधन, इतने उपक्रम, शोधन मतलब व्रण उत्पन्न होने के बाद ये व्रण शोधन की बात कर रहे हैं। ओके, सो इतने उपक्रम हमें आमावस्था में करने चाहिए। तो इसमें और एक प्रश्न उपस्थित होता है, क्या हमें मतलब अनुक्रम से ये करने चाहिए, पहले लेप करना चाहिए, उसके बाद उपनाह करना चाहिए, उसके बाद स्वेदन करना चाहिए, ऐसी कुछ आवश्यकता नहीं। ओके, अगर जिस अवस्था में पेशेंट आता है, जो उपक्रम उस अवस्था में अत्यधिक उपयुक्त हो, उसका हमें चयन करना है। ओके, इट इज नॉट मैंडेटरी, जैसे ज्वर में भी कहा है यथावस्थम क्रमेण। ओके, आप क्रम से भी उन उपक्रमों का प्रयोग कर सकते हैं या यथा अवस्था। तो यहां भी जैसे रुग्ण की अवस्था होगी उसके हिसाब से एक या अधिक उपक्रम करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी उपक्रम करने चाहिए, किसी एक या दो उपक्रम के बाद भी हम उसको पक्वावस्था में कन्वर्ट करके उसका भेदन और शोधन कर सकते हैं। मतलब ये सभी उपक्रम एक साथ करने चाहिए ऐसी आवश्यकता नहीं है। दोषों का बल, व्याधि का बल, उसके हिसाब से, ये मतलब संप्राप्ति का बल, उसके हिसाब से हमें निर्णय करना चाहिए कि हमें एक उपक्रम करना चाहिए या अधिक उपक्रम करने की आवश्यकता है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द उपक्रम विच आर रिकमेंडेड फॉर सामावस्था ऑफ वातज विद्या। ये हमने देख लिया है, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन नाउ इट। नाउ वातज विद्रवी पक्वावस्था, मतलब भेदन होने के बाद जो वर्ण उत्पन्न होगा उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। अगेन वी विल कम टू वाग्भट, क्योंकि वाग्भट ने इसका विस्तार से वर्णन किया है। पंचमूल जलैहि धौतम वातिकम लवणोत्तरैहि भद्रादिवर्ग यष्ट्याव तिलैहि आलेपयेत व्रणम वैरेचनिक युक्तेन त्रैवृतेन विशोध्य च विदारिवर्ग सिद्धेन त्रैवृतेन एव रोपयेत। मतलब क्या क्या करना चाहिए, आलेपयेत, पहला उपक्रम आ गया, सॉरी, पंचमूल जलैहि धौतम, धावन, ये आवश्यक बात है। उसके बाद क्या करना चाहिए, आलेपन, ये दूसरा उपक्रम है, ये तो क्रम से डेफिनेटली करनी चाहिए। उसके बाद शोधन, उसके बाद रोपण। ओके, सो उसका डिटेलिंग जो है वो हम यहां देखेंगे। ओके, सो पंचमूल जलैहि धौतम। ओके, पंचमूल जल से, पंचमूल जल से मतलब जो भद्रदारवैदी गण हमने देख लिया है, उसी उन्हीं उनमें से ही द्रव्यों का चयन करना चाहिए और उनका कषाय बना करके यहाँ धावन करना चाहिए। लेकिन देखिए, धावन के लिए भी वातघ्न द्रव्यों का चयन किया है। अगेन धावन ये किंचित अपतर्पण करने वाला उपक्रम है। ओके, सो उसके लिए जो द्रव्य चुने गए हैं वो संतर्पण करने वाले या वातघ्न है। सो पंचमूल जलैहि धौतम वातिकम लवणोत्तरैहि, लवणोत्तर उसमें लवण शोधन करना है। तो सिर्फ पंचमूल क्वाथ ये पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए उसका क्षालन करने के लिए
उसका शोधन करने के लिए उसमें लवण डालना है। ओके, वो शोधन भी करेगा और मधुराम्ल लवण ये वातग्न है। ओके, सो लवणोत्तर पंचमूलक कषाय उसका धावन के लिए प्रयोग करना है। उसके बाद क्या करना है, भद्रादि वर्ग यष्ट्याव तिलैहि आलेपयेत व्रणम, वो जो व्रण है उसका धावन करने के बाद उसका लेपन करना चाहिए। उसके लिए कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, भद्रादि वर्ग, यष्ट्याव और तिल। ओके, भद्रादि वर्ग हमने देख लिया है। अगेन उसमें से जो द्रव्य आपको उचित लगे उसका सिलेक्शन करना है, उसको उसका चयन करना है, और वो द्रव्य आपको चयन करने का अधिकार दिया है। लेकिन बाकी दो द्रव्य है वो मैंडेटरी है, यष्टि और तिल। ओके, इनका क्या करना चाहिए, इनका कल्क करना चाहिए, और इनका कल्क करने के बाद उसका लेप उस वो जो व्रण वस्तु है उस पर करना है। ओके, व्रण आलेपन भद्रादि वर्ग यष्टि और तिल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद क्या करना चाहिए, ये तो हमने स्थानिक चिकित्सा कर दी, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोष सिर्फ यहाँ स्थान संशय हुआ है वही आए हैं, ऐसी तो स्थिति नहीं है। स्थान संशय तो वो बाद में कहते हैं, प्रसरावस्था में दोष तो सारे शरीर में रहते हैं। मतलब सार्वदैहिक दोष प्रकोप जो है, सार्वदैहिक दोषों की वृद्धि जो है, उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, शोधन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, वैरेचनिक युक्तेन त्रैवृतेन विशोध्य च, शोधन करना चाहिए। तो वैरेचनिक युक्तेन त्रैवृतेन, त्रैवृतेन त्रिस्नेह लेने चाहिए। और वो कैसे होनी चाहिए, वैरेचनिक युक्त, वैरेचनिक युक्त विरेचन गण जो बताया गया है, आपको मालूम है निकुंभ कुंभ त्रिफला वगैरह जो विरेचन करने वाला गण है, उनमें से योग्य द्रव्य का चयन करके, निर्णय करके हमें उसमें से एक द्रव्य को निकालना है, और एक या ज्यादा द्रव्यों को निकालना है, और त्रिस्नेह में युक्त करके, मतलब मिश्र करके। कई कई टीकाकारों ने यहाँ सिद्ध करके भी अर्थ लिया है, दोनों अर्थ उचित है। सो अगेन सिद्ध करके लेना है या युक्त करके लेना है, या आप संप्राप्ति के बल के हिसाब से निर्णय कर सकते हैं। सो वैरेजनिक युक्तेन त्रैवृतेन विशोध्य च, उसके बाद क्या करना चाहिए, रोपण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, विदारी वर्ग सिद्धेन त्रैवृतेन, अगेन त्रैवृत मतलब त्रिस्नेह का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन ऊपर हमने क्या किया था, वैरेचनिक द्रव्यों से उसको सिद्ध किया था या मिश्र किया था। यह विदार्यादिगण, विदार्यादिगण हमें क्या है, ब्रूहणो वातपित्त शोषजित वगैरह। तो यहाँ क्या है, यहाँ रोपण करना है, पूरी तरह से हमें ब्रूहण की ओर जाना है। इसीलिए यहाँ विदार्यादि वर्ग में से जो आपको द्रव्य योग्य लगे उसका आपको सिलेक्शन करना है, और उससे त्रिस्नेह सिद्ध करके रोपण करना चाहिए। मतलब पक्वावस्था में धावन, उसके बाद लेपन, उसके बाद सार्वदैहिक शोधन, और उसके बाद स्थानिक व्रण का रोपण, इन चार उपक्रमों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये क्रम से ही होने की आवश्यकता ज्यादा लगती है। ओके, धावन, लेपन और रोपण ये तो क्रमशः होगा। ओके, सार्वदैहिक शोधन जो है वो आप डे 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो दैट विल डिपेंड अगेन ऑन द संप्राप्ति बल, व्याधि बल। इज इट क्लियर, शुड वी प्रोसीड? उसके बाद जो आता है वो पित्तज विद्रोधी। अगेन सामावस्था का वर्णन वाग्भट ने क्या किया है, शोभवत समुपाचरित। तो उसका विस्तार हम कहां से देखेंगे, हम सुश्रुत संहिता से देखेंगे। क्या हो गया, पैत्तिकम शर्करा लाजा मधुकैहि सारिवायुतैहि प्रदीयात्। उपक्रम नंबर 1, प्रदेह क्षीरपिष्टैहि वा पयस्या उशिरचंदनैहि, पाक्यैः शीतकषायैः वा क्षीरैः इक्षुरसैः तथा जीवनीय घृतैः वापि सेचयेत् शर्करायुतैः। सेचन उपक्रम नंबर 2। त्रिवृत्थरीतकी नाम च चूर्णम लीयात मधुद्रवम। यहाँ उपक्रम का नाम नहीं आया है इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है विरेचन। देखिए पॉलिसी वही आ गई। ओके, त्रिवृत्थरीतकी नाम च चूर्णम लीयात मधुद्रवम। उसके बाद जलव को भी हरेच्च अश्रु, रक्तमोक्षण करना चाहिए। लेकिन
उसका साधन जो है उसका भी स्पेसिफिकेशन दिया है, जलों को भी है। उसके बाद पक्वंच आपाट्य बुद्धिमान, आगे पक्वावस्था की चिकित्सा है। पक्व होने के बाद उसका पाटन करना चाहिए, मतलब प्रदेह, उसके बाद सेचन, उसके बाद विरेचन, उसके बाद रक्त मोक्षण, उसके बाद पाटन और उसके बाद पक्वावस्था की चिकित्सा। ओके, सो ये उपक्रम का जो विस्तार है वो अब हम यहाँ देख लेंगे। पैत्तिकम शर्करा लाजा मधुकैः सारिवायुतैः प्रदीयात् क्षीरपिष्टैः वा पयस्या उशिरचंदनैः। प्रदेह का वर्णन पहले सूत्र में किया गया है। पैत्तिकम, पैत्तिकम, पैत्तिक विद्रधि, पैत्तिक विद्रधि की हम बात कर रहे हैं। तो वहां क्या करना चाहिए? लेप करना चाहिए। किसका लेप करना चाहिए? शर्करा, लाजा, मधुक और सारिवा, इन द्रव्यों का लेप करना चाहिए। लेप करने के लिए किस द्रव्य के साथ इन चूर्णों को मिलाना चाहिए? क्षीर पिष्ट ही, इनका पिष्ट जो है वो क्षीर में मिलाना है, मतलब उनका कल्क जो करना है वो क्षीर में इन द्रव्यों को मिला के करना है। ओके, देखिए प्रदेह और वो द्रव्य कैसे सिलेक्ट किए हैं? पित्त के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। ओके, और वा, इसको एक और ऑप्शन दिया है, पयस्या उशिर चंदन ही, और वो भी क्षीरपिष्ट ही। ओके, क्षीर में वा क्षीरपिष्ट ही पयस्या उशिर चंदन ही, वो क्या करना चाहिए? प्रदीयात। सो प्रदेह करने के लिए, लेप करने के लिए दो ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर एक क्षीरपिष्ट शर्करा लाजा मधुक सारिवा, और ऑप्शन नंबर टू क्षीरपिष्ट पयस्या उशिर और चंदन। ओके, सो इसमें अगेन लेप कौन सा सिलेक्ट करना है, कौन से लेप का प्रयोग करना है, वो हम दो मुद्दों के आधार पर निर्णय उसका कर सकते हैं। पॉइंट नंबर वन, जो द्रव्य उपलब्ध है उसके हिसाब से हम उसका चयन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन विच इज मोर इंपॉर्टेंट, एकेडमिकली विच इज मोर इंपॉर्टेंट, इन द्रव्यों का अभ्यास करके उस रुग्ण में, उस अवस्था में जो द्रव्य अत्यधिक उपयुक्त हो उसके आधार पर हमें लेप का चयन करना चाहिए। ओके, सो नाउ इट इज योर ड्यूटी कि इन द्रव्यों का अभ्यास करके, आज मैंने पर्पसली इन द्रव्यों का मतलब इनका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ वर्णन नहीं करने का निर्णय लिया। सो यू विल गेट सम, rather you should study and you should try to differentiate between these two lap. Okay, so क्षीरपिष्ट शर्करा लाजा मधुक सारिवा, ऑप्शन नंबर वन। ऑप्शन नंबर टू क्षीरपिष्ट पयस्या उशिर चंदन। बात क्या करना चाहिए? पाक्यैः शीत कषायैः वा क्षीरैः इक्षुरसैः तथा जीवनीय घृतैः वापि सेचयेत् शर्करायुतैः। उसका सेचन करना है। उसके लिए कितने ऑप्शन दिए हैं? पाक्यैः, शीत कषायैः, क्षीरैः, इक्षुरसैः, शर्करायुतैः, जीवनीय घृतैः। ओके, तो 5 ऑप्शन यहाँ आ गए। और 5 के हम कितने भी ऑप्शन, n नंबर ऑफ ऑप्शन इसमें हम क्वाथ और शीत कषाय, ये तो उपक्रम बताए गए हैं। मतलब क्वाथ और शीत कषाय, इनका चयन कहां से करना चाहिए? एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ऊपर लेप के लिए, प्रदेह के लिए जिन द्रव्यों का वर्णन किया है उन द्रव्यों का प्रयोग हम क्वाथ के तौर पर और शीत कषाय के तौर पर कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट पित्तघ्न और विद्रधिहर जितने द्रव्य है उन द्रव्यों का हम अभ्यास कर सकते हैं, और उनमें से जो द्रव्य हमें उचित लगे उसका हम प्रयोग यहां कर सकते हैं। 1 मिनट में जरा, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो उसमें क्वाथ और शीत कषाय एक एक ऑप्शन है कि जो प्रदेह में बताए गए हैं उन द्रव्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बताया कि पित्तघ्न और विद्रधिहर जितने द्रव्य हमें मिलेंगे
उनमें से जो उचित लगे उसका चयन हम क्वाथ और शीत कषाय बनाने के लिए कर सकते हैं। सो ये दो सिर्फ औषधि कल्पनाएं बताई गई है, उनका हम कितना विस्तार कर सकते हैं। ओके, कितना एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे लिए यहाँ इन दो उपक्रमों में, सॉरी, दो औषधि कल्पनाओं में हमें मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद क्षीर, अगेन क्षीर आप एज इट इज ले सकते हैं, या जिस द्रव्य का आप सिलेक्शन करेंगे उस द्रव्य से वो सिद्ध करके भी ले सकते हैं। उसके बाद इक्षुरस, और उसके बाद शर्करायुक्त जीवनीय घृत। ओके, सो कब क्वाथ का प्रयोग करना चाहिए, कब शीत कषाय का प्रयोग करना चाहिए, कब क्षीर का प्रयोग करना चाहिए, कब इक्षुरस का प्रयोग करना चाहिए, और कब जीवनीय घृत का प्रयोग करना चाहिए। अगेन इट इज होमवर्क फॉर यू। ओके, सो क्वाथ, शीत कषाय, क्षीर, इक्षुरस और घृत, डेफिनेटली इनमें एक एक अवस्था है जिस अवस्था में हम उसका प्रयोग करेंगे। So you have to study it and you have to keep ready with you. Okay? जैसे हमने पिछले प्रकार में देख लिया था, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, त्रिवृत हरितकी नाम च चूर्णम लीयात मधुद्रवम, उसके बाद विरेचन करना चाहिए। और त्रिवृत और हरितकी, त्रिवृत और हरितकी का ही चयन क्यों किया, रूक्ष द्रव्य है। यहाँ जो संप्राप्त पित्त है पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 स्निग्ध, और टू बी मोर स्पेसिफिक द्रव गुण यहाँ इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है। सो रूक्ष द्रव्य अगर हमने सिलेक्ट किए विरेचन करने वाले, सो दैट मे गिव अस बेटर रिजल्ट्स। ओके, सो त्रिवृत और हरितकी मधु के साथ दे करके शोधन करना ये अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद रक्तमोक्षण, जैसे हमने देख लिया है कि जब पित्त प्रधान अवस्था रहती है तो वह अन्य साधनों के हिसाब से जलौकाओं से रक्तमोक्षण करने का विधान है। तो सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड हियर। पित्त प्रधान विद्युति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो रक्तमोक्षण कैसे करना चाहिए, तो जलौकावचारण करके करना चाहिए। और उसके बाद जब पक्वावस्था उत्पन्न हो जाएगी तो आपाट्य क्या करना चाहिए, आगे के उपक्रम करने चाहिए। जीवनीय गण जो है तो पित्तानिल हमने मेरे ख्याल से लास्ट हमने देख भी लिया था। नेक्स्ट टू इट इट्स पक्वावस्था। ओके, क्षालितम क्षीरतोयेन लिम्पेत यष्टि अमृतातिलैः पैत्तम घृतेन सिद्धेन मंजिष्ठा उशिरपद्मकैः पयस्या द्विनिशा श्रेष्ठा यष्टि दुग्धैश्च रूपयेत् न्यग्रोधादि प्रवालत्वं फलैः वा। मतलब यहाँ कौन कौन से उपक्रम करने चाहिए, क्षालितम क्षीरतोयेन, लिम्पेत लेपन मतलब क्षालन लेपन, यष्टि अमृतातिलैः, उसके बाद रूपये, 3 उपक्रमों का वर्णन यहाँ किया गया। क्या, क्षालितम क्षीरतोयेन, क्षीरतोय से क्या करना है, हमें उसका क्षालन करना है। ओके, उसके बाद क्या करना चाहिए, लिम्पे, कहां से किन द्रव्यों के साथ लेपन करना चाहिए, यष्टि अमृता तिल। ओके, अगेन जैसे हमने वाताजी विधृति में देख लिया, इनका कल्क बनाना है। देखिए तिल यहाँ आया है, वर्णरोपण करने वाला द्रव्य है, और उस अन्य द्रव्य मिला करके उसका अगर कल्क बनाएंगे तो हमें लेप करने में आसानी हो जाती है। ओके, तो यष्टि अमृता तिल, इनका कल्क बना करके हमें लेप करना चाहिए। उसके बाद रोपण करने के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, पयस्या द्विनिशा श्रेष्ठा यष्टि दुग्धैः च रोपयेत्। ओके, न्यग्रोधादि प्रवालत्व फलैः वा, मतलब 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ऊपर की पंक्ति में जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 1, मंजिष्ठा, सॉरी मंजिष्ठा से स्टार्ट करके पैत्तम घृतेन सिद्धेन, मतलब लाइन नंबर 2 से जो कुछ बताया गया है वो सब रोपण के लिए बताया गया है। सो घृतेन सिद्धेन, घृत कैसे कौन से द्रव्यों से सिद्ध करना चाहिए, मंजिष्ठा से लेकर के। सो मंजिष्ठा, उशिर, पद्मक, पयस्या वगैरह जो है वो ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 2 न्यग्रोधादि प्रवालत्व फलैः। ओके, सो न्यग्रोधादि गण, उसका भी वहां प्रयोग किया गया है। वो न्यग्रोधादि गण कैसा है, व्रण्य, हम व्रण की चिकित्सा कर रहे हैं। ओके, भग्न संधान, भग्न का मतलब हर वक्त अस्थिभग्न नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ पाटन किया है
तो पाटन के लिए पाटन के बाद तो भग्न ही हो जाता है। ओके, सो वो भग्न का रोपण करने के लिए भग्न संधान कर द्रव्यों की आवश्यकता होती है, और पित्तास्त्र, पित्त और रक्त इस अवस्था में प्रधान है, इसलिए इस गण का चयन इस अवस्था के लिए कर दिया गया है। ओके, उसके बाद कफज विद्रधि। ओके, कफज विद्रधि की आमावस्था, इष्ट सॉरी इष्टिका शायद नाही, इष्टकाच आहे मला वाटलं चुकलंय, पण नाही, बरोबर आहे. इष्टका, सिकता, लोष्ट, गोशकृत तुष पांशुभिः मूत्रैः उष्णैः च सततं स्वेदयेत् श्लेष्म विद्रधिं कषायपानैः वमनैः आलेपैः उपनाहनैः हरेत् दोषान् अभीक्षणं च अपि अलाभ्वा अश्रुक् तथैव च आरग्वदाधि कषायेण पक्वम च आपाट्य धावयेत। कौन कौन से उपक्रमों का वर्णन किया है? उपक्रम नंबर 1 स्वेदयेत, स्वेदन। ओके, किनकी सहायता से करना चाहिए हम अगली स्लाइड में देख लेंगे। उसके बाद कषायपान ही, कषायपान। तीसरा उपक्रम सार्वदेहिक शोधन, वमन ही, आलेप स्थानिक उपक्रम, उपनाह स्थानिक उपक्रम। उसके बाद अश्रुक मोक्षण, उसके लिए स्पेसिफिकेशन दिया है, और उसके बाद पाटन और धावन। ओके, सो क्या करना चाहिए? इष्टका, सिकता, लोष्ट, शकृत सॉरी गोशकृत, तुष, पांशुभिः। ओके, और उष्णमूत्र। ओके, इनके सहायता से हमें स्वेदन करना चाहिए। जैसे हमने देख लिया था सतत, तो यहां भी सतत फिर एक बार वर्णन किया है। मूत्र ही उष्ण ही च सततम स्वेदयत, मतलब स्वेदन अत्यधिक मात्रा में करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए सततम स्वेदयेत, बार बार स्वेदन करना चाहिए। ये कफज विद्रधि है, आमावस्था है, मतलब यहां अधिक मात्रा में अधिक तीव्रता से स्वेदन की आवश्यकता है, इसीलिए बार बार स्वेदन करने का विधान फिर एक बार यहाँ किया है। ओके, सो और देखिए द्रव्य भी सब कफग्न उनका सिलेक्शन किया है। इष्टका, सिकता, लोष्ट, गोशकृत, तुष, पांशु और मूत्र वो भी उष्ण करके लेना है। ओके, सो इनका स्वेदन करना है। उसके बाद क्या करना चाहिए? दोष हरण करना चाहिए। दोषों का हरण करने के लिए वो भी बार बार करना चाहिए। ओके, अभीक्षणम च हरेत दोषम। ओके, सो उसके लिए कषाय पान, मतलब इस अवस्था में जो योग्य कषाय है उसका सिलेक्शन करना है, उसका निर्णय करना है और उसका यहाँ प्रयोग करना है। उसके बाद सार्वदैहिक शोधन, हम यहाँ कफज विद्रधि की बात कर रहे हैं, सो डेफिनेटली वमन वुड बी द फर्स्ट ऑप्शन, तो उसका वमन करना चाहिए। उसके बाद आलेप ही उपनाहे ही, उसके द्रव्यों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ जो दिखाई देता है वो आरग्वदादि कषाय दिखाई देता है। सो आरग्वदादि गण जो है उनमें से किसी एक या अनेक द्रव्यों का सिलेक्शन आप कर सकते हैं, और उसका प्रयोग आलेप और उपनाह के लिए भी कर सकते हैं। ओके, आरग्वदादि कषाय का प्रयोग क्यों करेंगे? दुष्ट व्रण विशोधन कफम। ओके, वो कफ के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं, दुष्ट व्रण विशोधना, यहाँ हम करने वाले क्या है? अमावस्था है, दुष्टि है, उसका पाटन होने के बाद हमें शोधन करना है। तो दुष्ट व्रण विशोधन, ये अगर गुण वाला कोई द्रव्य हमें मिल जाता है, so that will be the most appropriate द्रव्य in this particular अवस्था। ओके, सो आलेप उपनाह इसके लिए, और धावन के लिए भी हम आरग्वदादि गण का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट टू इट इज रक्त मोक्षण। पित्तज विद्रधि में हमने रक्त मोक्षण जलौकाओं की सहायता से देखा था, यह स्पेसिफिकेशन दिया है, अलाबु के साथ दिया है। ओके, सो रक्त मोक्षण विद अलाबु और पाटन और धावन। देखिए हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद एक चार्ट बना सकते हैं, उपक्रम वही है, सिर्फ द्रव्य बदले हैं। सो अगर हम एक्सेल शीट में डाल देंगे कि वातज, पित्तज, कफज,
आमावस्था, पक्वावस्था। सो और द्रव्य अगर वहां लिखते जाएंगे तो ये पूरा के पूरा चार्ट हमारे सामने आ जाएगा और इमीडिएटली वी कैन सिलेक्ट द द्रव्य फ्रॉम दैट चार्ट। ओके, सो ये आपके लिए अगेन होमवर्क है। उसके बाद पक्वावस्था। पक्वावस्था में क्या करेंगे? कफजम पुनः आरग्वधादिना धौतम सक्तु कुंभ निशातिलैः लिम्पेत कुलत्तिखा दंती त्रिवृत श्याम अग्नितिलवकैः ससैन्धवैः सगोमूत्रैः तैलम कुर्वीत रोपणम। ओके, कफज में अगेन कौन कौन से उपक्रम करने चाहिए? आरग्वधादिना धौतम, धावन, ये उपक्रम नंबर 1। सक्तु कुंभ निशा तिलैहि लिम्पेत, लेपन उपक्रम 2। कुलत्थिका दंती त्रिवृत श्यामा, ये जो सब दिया है उनसे तैल सिद्ध करना है और उससे रोपण करना है। सो धावन के लिए किसका प्रयोग किया? आरग्वधादि, उसके बारे में हमने देख लिया। दुष्ट वर्ण शोधन करने वाला है और कफग्न भी है। तो इस अवस्था में मोस्ट एप्रोप्रिएट गण जो है वो आरग्वधादि हो गया। सो आरग्वधादिना धौते। उसके बाद सक्तु कुंभ निशा तिलैहि। देखिए सभी अवस्थाओं में कॉमन द्रव्य कौन सा है? तिल। बाकी द्रव्य जो है वो बाकी द्रव्य दोषों के हिसाब से बदल गए हैं। तो यहाँ कौन कौन से आ गए? सक्तु कुंभ और निशा, ये 3 द्रव्य यहाँ आ गए, तिल उसमें कॉमन आ गया। ओके, सो इन द्रव्यों का कल्क बना करके उसका लेप करना चाहिए। और उसके बाद रोपण के लिए अगेन देखिए, यहाँ रोपण के लिए भी कुलत्थिका दंती त्रिवृत श्यामा अग्नि तिलवक सैंधव गोमूत्र, इनसे तैल सिद्ध करना है और उससे रोपण करना है। मतलब तैल, सिद्ध तैल, इतना ही रोपण के लिए द्रव्य लिया, बाकी सभी सिद्ध करने के लिए जो द्रव्य लिए है वो कफग्न और अपतर्पण करने वाले द्रव्य है। ओके, सो सिद्ध तैल ये एक ही, मतलब औषधि कल्पना रोपण करने के लिए, तैल तो शोधन और रोपण दोनों करने वाला है। ओके, सो ये रोपण करेगा, लेकिन यहाँ के द्रव्य जो है वो कफग्न किंचित अपतर्पण करने वाले द्रव्यों का चयन यहाँ किया गया है। ओके, सो इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद जो सूत्र आता है वो रक्तज और आगंतुज। आगंतुज मतलब क्षतज विद्रथी, इसकी चिकित्सा का वर्णन आता है। तो उसमें क्या वर्णन किया है? रक्त आगंतुद्भवे कार्या पित्त विद्रधिवत क्रिया। रक्त और आगंतु उद्भवे विद्रथी, और आगंतु उद्भवे, ये 2 प्रकार के जो विद्रथी है उनमें चिकित्सा कैसे करनी चाहिए? रक्तोद्भव और आगंतु उद्भव, मतलब रक्तज विद्रथी और आगंतु विद्रथी, मतलब जिसका वर्णन हमने क्षतज विद्रथी के नाम से देखा था। ओके, वो आगंतु हेतु के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए उसको आगंतु विद्रथी भी बोलते हैं। ओके, सो रक्तज विद्रथी और आगंतु विद्रथी, इसमें क्या होता है? पित्त दोष का प्राधान्य रहता है, इसीलिए उसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए? पित्त विद्रथिवत। पित्त विद्रथी में हमने जो देख लिया है वो वैसे के वैसे हमें फॉलो करना है। क्या करना है? पित्त विद्रथी आमावस्था और पित्त, अरे प्रदेह इन द्रव्यों की सहायता से, सेचन इन द्रव्यों की सहायता से, विरेचन रक्त मोक्षण और पाटन भेदन, और उसके बाद क्या करना चाहिए? क्षालन लिंपन रोपण, इन्हीं द्रव्यों की सहायता से। सो इट इज नथिंग एल्स इज नीडेड हियर। सो पित्त विद्रथी में जो उपक्रम और जिन द्रव्यों का वर्णन किया है उनका प्रयोग हम यहाँ इस अवस्था में करेंगे।